हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 है ना। इससे पहले हम 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल कर लिया है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। देखना, जो स्थितियाँ दे रखी है हमको, जो प्रश्न दे रखा है उससे हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखना, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो उसकी लंबाई है ना, भूखंड की लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से भी एक अधिक है। यानी पहले हमको चौड़ाई लेना पड़ेगा, है ना। चौड़ाई को हम अगर x मान लेंगे तो उससे हम लंबाई भी उसकी निकाल लेंगे। तो देखना, इसको हल करते हैं अपन। यहाँ लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई। तो देखना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए हमको पहले चौड़ाई लेनी पड़ेगी, तभी हम लंबाई ले पाएंगे। तो चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, x मीटर। ठीक है, माना भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मीटर। तब भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो देखना लंबाई होगी, यहाँ दे रखा है चौड़ाई के दुगने से। देखना, चौड़ाई हमने x मानी और चौड़ाई के दुगने, दुगने ने इसमें 2 का गुणा करना है और दुगने से एक अधिक, और इसमें प्लस 1, अधिक मतलब प्लस, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, है ना। तो चौड़ाई अगर x दी है तो इसके दुगने से एक अधिक क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में इसकी भूखंड की लंबाई। और अब दिया है यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल। तो चूंकि यहाँ पे आयताकार भूखंड है, इसलिए आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखना, इसके बराबर हम क्या रख देंगे, जो यहाँ पे क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल कितना दिया, 528 वर्ग मीटर, तो हम यहाँ पे 528 रख देते। लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है, x, है ना। गुणे में तो डायरेक्ट x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो देखना, 528 तो 528 ही रहेगा। अब इधर हम x का गुणा कर देंगे 2x प्लस 1 में। तो यहाँ हम देखते हैं कि x का गुणा एक बार तो हमको करना 2x में ना, x का गुणा एक बार तो हम करेंगे 2x में, प्लस x का गुणा कर देंगे हम एक बार 1 में, है ना। तो देखो, ये हो जाएगा 528 तो 528 ही रहेंगे, बराबर। यहाँ से अगर हम गुणा करें x का 2x से हम करेंगे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x। अब हमको बनाना है इसको द्विघात समीकरण, है ना। तो हम तीनों को एक साथ में लिखते हैं और बराबर से उधर रखेंगे 0। तो पहले 2x स्क्वायर, इसको इधर लिख लेते, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, है ना। तो 528 को अब हम ले लेंगे बराबर से इधर, है ना। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद बनाना है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बराबर रखना है इसको, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस x तो है ही सही, और 528 को इधर लाएंगे, ये बन जाएगा माइनस के 528 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात बहुपद। और जैसा कि हमको प्रश्न में दिया गया था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना। तो द्विघात समीकरण में निरूपित हमने इसको कर दिया, यहीं तक हमको इसको हल करना है ना। लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात नहीं करनी है, केवल द्विघात समीकरण बनानी थी, हमने द्विघात समीकरण बना दी, निरूपित कर दिया इसको। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। तो अब हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 2, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हमको, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखना, यहाँ पे 2 क्रमागत पूर्णांक दे रखे हमको, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें अगर हम पहले वाले को x मान लेते हैं, है ना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक यदि हमने x मान लिया, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखना, अगर हमने पहला x लिया है ना, तो दूसरा हम क्या लेंगे, x प्लस 1।
एक्स प्लस एक क्यों लेंगे, क्योंकि अगर मान लो देखना ये हो रहा है क्रम से एक्स और एक्स में जैसे एक जुड़ा तो क्या हो गया, इसका क्रम बन गया। मान लो एक्स का बराबर 2 आया तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा 2 + 1 यानी ये कितना हो जाएगा 3। तो ये दोनों पूर्णांक क्या है, हमारे क्रमागत है। तो इस प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हमने एक्स लिया तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, है ना, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा एक्स में हम क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि क्रमागत में हमेशा क्या होता है 1 1 प्लस होता रहता है इसलिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस 1। अब प्रश्नानुसार दिया इन दोनों का गुणनफल, है ना, प्रश्न में दिया गया है कि दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है 306 है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, एक्स का गुणा हम एक्स प्लस 1 में कर देंगे और गुणनफल कितना है टोटल 306 है। तो इसके बराबर में हम क्या रख देंगे, दोनों के गुणनफल के बराबर में हम रख देंगे 306। अब हमको करना है एक्स का एक्स प्लस 1 के अंदर गुणा। तो देखो एक्स का गुणा एक बार तो हम कर देंगे एक्स में, एक्स का गुणा एक बार हो गया एक्स में, और प्लस एक्स का गुणा हो जाएगा एक बार 1 में, और बराबर कितने 306। अब देखना एक्स का गुणा अगर एक्स हम करें तो ये बनेगा एक्स की घात 2, है ना, चूँकि यहाँ पे भी घात 1 है और यहाँ पे भी घात 1 है और आधार समान होने पे क्या होता है गुणे में घातें जुड़ती है और 1 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2, प्लस एक्स का गुणा अगर हमने 1 में किया तो हो जाएगा एक्स बराबर 306। अब द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, 306 को भी इधर ले लेंगे, बराबर से उधर हमको 0 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस एक्स, और 306 को हमने अगर बराबर से इधर लिया 306 हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो ये बन गए हमारे द्विघात समीकरण ना, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 को भी हल किया, समझ में होगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। अगला प्रश्न इसका, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, उससे यानी रोहन से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखना यहाँ पे रोहन की माँ की आयु जो है उससे 26 वर्ष से अधिक है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम रोहन की आयु क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, ठीक है। अब देखना अगर हमने रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी, x मानी, तो प्रश्न में दिया गया है कि रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तब रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु है ना, तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x, और इससे 26 वर्ष से बड़ी है यानी x प्लस 26, ये हो जाएगी रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। अब उससे आगे दिया गया हमको प्रश्न में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष पश्चात की बात कही गई यहाँ पे, यानी 3 वर्ष बाद आगे। देखना जैसे मान लो अगर हम यहाँ देखिए x, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं x प्लस 3 यानी 3 जोड़ देंगे। उदाहरण के लिए मान लो अगर आज हम भी 15 साल के हैं तो 3 वर्ष पश्चात हम कितने हो जाएंगे, तो हम 3 ऐड कर देंगे ना, 18 साल के हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर रोहन आज x वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है ना, रोहन की आयु। तो अभी अगर रोहन x वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात वो कितने वर्ष का हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु भी देखते हैं हम। तो देखना 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, अभी रोहन की माँ की आयु वर्तमान कितनी थी, x प्लस 26, तो x प्लस 26 में भी क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो देखना x प्लस 26 प्लस 3 करेंगे तो 26 और 3 जुड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 29, है ना, 26 में 3 जुड़ जाएंगे, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष।
अब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात वाली आयु कौन सी है, ये वाली है ना। 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। ये दे रखा उनकी आयु का गुणनफल, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे हम। प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि दोनों की आयु 3 वर्ष पश्चात, ये रोहन की आयु थी और ये रोहन की माँ की आयु थी, और इनका गुणनफल कितना होगा, तो ये होगा 360। बस अब हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। क्या करेंगे, तो हमको करना है यहाँ पे x + 3 का गुणा x + 29 के अंदर। तो देखना एक एक संख्या गुणा करेंगे, पहले x का गुणा हम x में कर देंगे, फिर x का गुणा 29 में कर देंगे। इसी प्रकार 3 का गुणा x में कर देंगे और वापस से 3 का गुणा 29 में कर देंगे। सबसे पहले x को लेते हैं, x का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, x का गुणा x हम करेंगे, ये हो जाएगा x की घात 2, या फिर हमको पूरा इसको डिटेल में लिख लेते हैं ना। देखना एक बार हम करेंगे x का गुणा x में, ठीक है, फिर प्लस, इसमें माइनस है ही नहीं, कहीं से कहीं तक तो हमको माइनस का उपयोग करना ही नहीं है। x का गुणा वापस से हम करेंगे 29 में, प्लस 3 का गुणा हम करेंगे एक बार x में, और वापस 3 का गुणा करेंगे हम 29 में, है ना। 3 गुणा 29, और बराबर से उधर कितने हमारे 360। तो अब देखना x का गुणा हमने x में किया, क्या हो गया, x की घात 2, वही x की घात एक एक रहेगी, जुड़ेगी तो हो जाएगी 2, प्लस x का गुणा 29 में करेंगे, ये कितना हो जाएगा 29x, प्लस 3 का गुणा अगर हमने x में किया, क्या हो जाएगा 3x, और प्लस 3 का गुणा अगर 29 में करेंगे तो 29 तिया 87, 87, और बचा 360। अब देखना 360 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 29x, 29x और 3x से जुड़ जाएगा, है ना, दोनों x वाले पद है। 29 और 3 ये हो जाएंगे 32, है ना, 32x प्लस 87 यहाँ पे थे ही सही, और 360 इधर से आएंगे, हो जाएंगे माइनस के, और बराबर में हम रख देंगे 0। बस अब कुछ नहीं करना हमको, द्विघात समीकरण बन गई, केवल 360 में से 87 माइनस हो जाएंगे ना। तो x² प्लस 32x, और यहाँ पे प्लस और माइनस में माइनस वाली संख्या बड़ी दिख रही है 360, तो माइनस लगा देंगे। 10 में 7 जाएगा, बचेगा 3, यहाँ बचे 5, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ से 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा 2, है ना। ये कितने हो गए 273, बराबर कितना बचा हमारे पास में 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण। और जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि केवल द्विघात समीकरण के रूप में हमको इसको निरूपित करना है, हल मान नहीं निकालना इसका, तो ये हो गया हमारा आंसर प्रश्न क्रमांक 3 का। समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जो कि इस प्रश्नावली 4.1 का आखिरी प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो समान चाल से तय करती है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखना रेलगाड़ी की चाल, तो हमको सबसे पहले जो चाल का फॉर्मूला है वो ध्यान में होना चाहिए ना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। इससे हम चाल, दूरी या समय, इसमें से जो भी चाहिए वो हम निकाल सकते हैं तीनों में से। लेकिन यहाँ पे समय की बात हुई है ना, 3 घंटे अधिक लग रहे, तो हमको इसमें समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो समय को हम ले जाएंगे चाल की जगह, तो चाल कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा समय की जगह। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ देखते हैं हम कि पहले तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी जो है वो समान चाल से तय करी, तो हम पहले समान चाल मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल, समान चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। माना समान चाल के माने हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहाँ पे 2 समय आएंगे हमारे पास में। एक तो समान चाल से दूरी तय करी, और दूसरा यदि इसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो उसको जाने में 3 घंटे अधिक लग गए, है ना। यानी टोटल हमारे पास में 2 समय आएंगे।
तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को t1 मान लेते हैं। x समान चाल वाला जो समय आएगा इसको हम मान लेते हैं t1। तो t1 क्या आएगा हमारा, दूरी क्या है, अभी हमने लिखा था समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखना दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास में टोटल 480 किलोमीटर। तो दूरी रख देंगे 480 बटे में चाल। तो चाल क्या मानी हमने, समान चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना, तो चाल क्या आ जाएगी x। ठीक है। अब यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, है ना, यदि समान चाल होगी रेलगाड़ी की तो उसको क्या माना हमने x। तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है। तो अगर हम इसको t2 मानेंगे, है ना, दूसरा टाइम है, तो दूरी तो वही रहेगी 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन किस चाल से तय करेगी, तो ये तय करेगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। अब और आगे दिया गया प्रश्न में, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। देखना, तो पहली दूरी ये तय करी उसने समान चाल से, और ये अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलती है तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं ना। तो यहाँ था t1 और इधर t2, ये समान चाल से चल रही है और ये चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से। तो अगर वो कम चाल से चलेगी ना तो इसको 3 घंटे अधिक लगेंगे। किससे लगेंगे, समान दूरी से 3 घंटे अधिक लगे। तो हम इधर क्या कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे। बस अब हमको इसको सोल्व करना है। तो देखो 3 तो 3 ही रहेगा। t1 क्या माना हमने 480 बटे x, तो ये हो जाएगा 480 बटे x बराबर t2 क्या है 480 बटे x माइनस 8। अब देखना इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x का गुणा हो जाएगा 3 में, 1 का गुणा हो जाएगा 480 में। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 का गुणा 480 में करेंगे तो 480 ही रहेगा, बटे में आ जाएगा x बराबर यहाँ से क्या बचा 480 और x माइनस 8। अब यहाँ क्या करना है हमको, तो देखना यहाँ पे हमको करना पड़ा है तिर्यक गुणा। x माइनस 8 का गुणा हम करेंगे 3x प्लस 480 में और x का गुणा करेंगे 480 में, यानी x माइनस 8 का गुणा करेंगे हम 3x प्लस 480 में बराबर यहाँ से x का गुणा हमको करना पड़ेगा 480 में। तो देखना x का गुणा पहले तो हमको 3x में करेंगे फिर बाद में 480 में करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, है ना, चूँकि 2 बार x है, और x का अगर 480 में किया तो ये हो जाएगा 480x, है ना। अब वापस से माइनस 8 का गुणा 3x में करेंगे तो 8 3 24 माइनस प्लस तो माइनस लगा देंगे, है ना। माइनस 8 जो माइनस का है 3x प्लस का है तो माइनस 24x, और वापस से 8 का गुणा 480 में करेंगे ना तो माइनस 0 का 0 लगा देंगे पहले। 8 का गुणा 8 बार बोलेंगे, 8 8 64 के 4 हासिल का बचेगा 6, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 38, है ना, माइनस ये हो गए 3840 बराबर यहाँ हमको करना है x में 480 का गुणा, तो ये हो जाएगा टोटल 480x। अब देखना क्या करेंगे, 480x में 24x घट जाएंगे और यहाँ पे 480x को भी हम इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो पहले तो इसको हल कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास में 480x और इधर से भी 480x को इधर ले आते तो ये माइनस का हो जाएगा 480x माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर में हो जाएगा 0। देखना 480x प्लस का है और ये माइनस का है तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या, तो बचा है हमारे पास में टोटल 3x स्क्वायर, ये तो कट गया, बचा माइनस 24x और माइनस 3840 और बराबर 0। और ये क्या बन गई, हमारी द्विघात समीकरण बन गई। और हमसे प्रश्न में यही पूछी गई थी, है ना, द्विघात समीकरण पूछी गई थी, हल नहीं करना इसको। तो ये किया हमने, प्रश्न क्रमांक जो 2 था वो पूरा हल कर लिया, चौथा भी हल कर लिया इसका। तो प्रश्नावली 4.1 भी यहीं पे समाप्त होती है। समझ में आई होगी आपको। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल जेईई प्रिंसिपल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।